तो अगला क्वेश्चन है हिंदी का 26वें नंबर का। हिंदी का सॉल्यूशन मासुक लाल जी कराएंगे। मैं मासुक लाल जी को बुलाता हूँ। आइए मासुक लाल जी, हिंदी का सॉल्यूशन कराइए। धन्यवाद सर। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 और इस 26 नंबर क्वेश्चन में प्रश्न है अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द है। तो देखिए अप्रत्याशित शब्द है, इसमें मूल शब्द देखना है। तो देखिए ए प्लस प्रति प्लस आशा प्लस इत। अब इसमें आगे दो उपसर्ग लगे हुए हैं, एक तो ए और एक प्रति, और इत इसमें प्रत्यय है। इसका मूल शब्द होगा आशा। तो इसमें आंसर नंबर बे, इसका आंसर हो जाएगा बे। अगला प्रश्न है किस शब्द में कूपसर्ग नहीं है। यहां पर पूछा है कूपसर्ग नहीं है, कू का अर्थ होता है बुरा। तो ऑप्शन नंबर 1 है कुरूप, तो इसमें है बुरा। कुकर्म इसमें भी है, कुचाल इसमें भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बे कुशल, क्योंकि कुशल शब्द में कूपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन है केवल वही तुम्हारी सहायता कर सकता है, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 28, इसका आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक, क्योंकि पुरुषवाचक इसमें हो नहीं सकता। वही शब्द आया है और वही शब्द निश्चय का बोध करा रहा है, इसलिए इसमें सर्वनाम होगा निश्चयवाचक। अगला प्रश्न है वह चुपके से चला गया, पंक्ति में चुपके से शब्द है। तो ये जो प्रश्न है इसमें चुपके से शब्द है अव्यय। चुपके से शब्द में कौन सा अव्यय है, रीतिवाचक। पहला ऑप्शन है इसमें दिशावाचक, दिशावाचक हो नहीं सकता, क्योंकि दिशावाचक तो दिशा का बोध कराता है, स्थानवाचक स्थान का बोध कराता है, और परिमाणवाचक परिमाण का बोध कराता है। तो चुपके से, धीरे से, ऐसे शब्द यदि आते हैं तो इसमें रीतिवाचक अव्यय होगा। अगला है बर्बर, प्रश्न नंबर 30, बर्बर शब्द का सही विलोम है। तो इसका आंसर होगा सभ्य, इसका सही आंसर होगा सभ्य। अगला क्वेश्चन है हमें भूलकर भी कठोर वचन नहीं कहने चाहिए, वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए विलोम शब्द है। तो यहाँ ये जो कठोर शब्द है इसका विलोम पूछा है, और कठोर का विलोम होता है मृदु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदु, ऑप्शन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है हलदर, हलदर शब्द का अनेकार्थी नहीं है। देखिए यहाँ पर एक शब्द है हलदर, इस हलदर शब्द के लिए पूछा है कि हलदर शब्द के कौन कौन से अर्थ हो सकते हैं। तो हलदर में पहला ऑप्शन दिया था किसान, तो किसान को भी हलदर कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है बलराम, कृष्ण के भाई बलराम को भी हलदर कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है बैल, बैल को भी हलदर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा, घोड़ा को हलदर नहीं कहा जाता है, और इसमें पूछा है आंसर नहीं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। 33 में अंग्रेजी के कुछ पारिभाषिक शब्दावलियों से संबंधित प्रश्न है, और क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोविजन शब्द का हिंदी समकक्ष शब्द है, यानी प्रोविजन को हिंदी में क्या कहते हैं। तो प्रोविजन का हिंदी समकक्ष शब्द है परिवीक्षा काल। जैसे जिसको परिवीक्षा बोलते हैं, जैसे राजस्थान सरकार में 2 वर्ष का परिवीक्षा काल होता है, उसको प्रोविजन कहते हैं। ऑप्शन में परीक्षा था, परीक्षा को एग्जाम कहते हैं। प्रक्रिया शब्द है, इसको प्रोसेस कहते हैं, और कार्यवाही शब्द है, इसको प्रोसीडिंग कहते हैं। तो प्रोविजन का अर्थ हो जाएगा परिवीक्षा। अगला क्वेश्चन है अनुष्ठान, अनुष्ठान शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो अनुष्ठान इसमें विसर्ग संधि है, क्योंकि से का विसर्ग हो गया है, क्योंकि षटकोण वाला आधा से लगा हुआ है और से के स्थान पर विसर्ग आ जाने के कारण इसका आंसर होगा दे, अनु प्लस ठान।
इसका सही उत्तर हो जाएगा अनु प्लस थान। अगला क्वेश्चन है उन्नतावनत। उन्नतावनत इस शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए हमको समास का आंसर भी ऑप्शन से ढूंढना होता है। अव्ययी भाव समास इसमें हो नहीं सकता, क्योंकि अव्ययी भाव समास का नियम है कि इसमें उपसर्ग हो। तत्पुरुष इसमें हो नहीं सकता, क्योंकि तत्पुरुष समास में कारक आते हैं, और बहुब्रीहि समास इसमें है नहीं है। द्वंद्व समास है, तो इसका हो जाएगा उन्नति या अवनति, यानी दोनों शब्द हैं उन्नति या अवनति, इसलिए दोनों का भार बराबर है और दोनों शब्द समान होने के कारण इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास। अगला है आपकी रीजनिंग से संबंधित 36वें क्वेश्चन, और रीजनिंग का सॉल्यूशन कराएंगे वीर सिंह जी। नमस्कार मित्रों, आपका क्वेश्चन 36 से जो स्टार्ट होती है वो रीजनिंग है और 50 क्वेश्चन तक चलेगी। आपका 36 जो क्वेश्चन है वो है रोहित का जन्म 15 अप्रैल 1988 को हुआ। उसके दोस्त अनंत का जन्म 5 दिन पहले हुआ। यदि गणतंत्र दिवस शुक्रवार के दिन पड़ता है तो अनंत का जन्म किस दिन होगा? इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि इसका दोस्त है रोहित। रोहित का जन्म जो हो रहा है आपका 15 अप्रैल 1988 के दिन हुआ, ठीक है। और इसके दोस्त है अनंत, इसका जन्म होता है उससे 5 दिन पहले। यदि रोहित का जन्म 10 अप्रैल को होगा तो अनंत का जन्म कब होगा? 10 अप्रैल के दिन। 10 अप्रैल के दिन 1988 में। उस साल गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन पड़ता है। सॉरी, गणतंत्र दिवस कब आता है? 26 जनवरी को। और 26 जनवरी कब मनाई हमने? शुक्रवार के दिन मनाई थी, ठीक है। तो सीधा सीधा कैसे निकाले? इसका विषम दिन ले लीजिए। जनवरी में हमारे पास दिन कितने आते हैं? 5। ये हमारे पास इस बार लीप वर्ष है, इसलिए फरवरी में विषम दिन कितने होंगे? 1, मार्च में 3, और अप्रैल में कितने होंगे? 10। बटे क्या करना है? 7। 10 3 13 और 1 14। क्या बचा हमारे पास? 5। तो शुक्रवार में आप 5 जोड़ दीजिए। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल और बुधवार। तो इसका आंसर क्या आ गया? बुधवार। इसका आंसर है आपका कौन सा? बुधवार है, ठीक है। इसी तरह आपका दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है 80। श्रृंखला का क्वेश्चन है 80, 150 क्वेश्चन मार्क है, 392 है, और अगला है 576। बेटा इसके अंदर जो लॉजिक चल रहा है वो चल रहा है 64, यानी कि 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर। यहां जो चल रहा है 5 का क्यूब 5 का स्क्वायर, तो यहां पर आएगा 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर। यहां आ रहा है 7 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर, और यहां पर आ रहा है आपका 8 का क्यूब प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका कितना? 216 प्लस 36 कितना आ जाएगा आपका? 252। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका 37वां क्वेश्चन है, और 37वें क्वेश्चन के अंदर जो कह रखा है क्वेश्चन है कि एक घड़ी रविवार सुबह 8 बजे यानी संडे के दिन घड़ी आपकी जो है 8 AM पर कितना पीछे है? 5 मिनट पीछे है। और उस घड़ी को आप नेक्स्ट संडे के दिन यदि देखते हो तो 8 PM पर ये घड़ी आपका 5 मिनट और 48 सेकेंड क्या हो जाती है? फास्ट। ये तो है आपकी स्लो और ये है आगे आपकी फास्ट, ठीक है। घड़ी से हमसे पूछा गया घड़ी ने सही समय कब दिखाया, तो बेटा यहां से लेकर यहां तक आपकी घड़ी ने टोटल जो घंटे तय किए वो कितने किए? 180 घंटे। 180 घंटे के समय में 5 मिनट पीछे और 48 सेकंड आगे हो चुकी है। यानी कितना समय ले लिया? 5 मिनट और 5 10 और 48 सेकंड। इसको कैसे किया आपने? तो सीधा सीधा एक फॉर्मूला आपको बताया था, जब भी आपको RT निकालना हो तो बराबर होता है स्लो फास्ट अपॉन स्लो फास्ट इनटू होते हैं टोटल आवर्स। इस फॉर्मूले से यदि आप लगाते इसका आंसर आ जाता। तो स्लो मिनट कितनी हमारे पास? 5 मिनट, ठीक है।
फास्ट और स्लो कितनी आ जाएगा आपका 54/5 इंटू हो जाएगा आपका 180। इसको आप ऊपर नीचे करोगे 54 ये हो गया 5, ये होगा आपका 180, 18 × 54 ये 10 टाइम, ये आएगा आपका 250/3, तो ये बनेगा आपका 83 घंटे और 20 मिनट, जो कि आंसर आ जाएगा आपका बुधवार शाम 7:20 पर। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखा है। अगला क्वेश्चन है आपका 38वां, नौकरशाह केवल बुद्धिमान लड़कियों से विवाह करते हैं। तान्या एक बुद्धिमान लड़की है, मतलब इसकी जो कंडीशन वो ये कह रखी है कि नौकरशाह केवल बुद्धिमान लड़कियों से ही विवाह करते हैं। और दूसरा अगर तान्या बुद्धिमान लड़की है तो पहला निष्कर्ष आपका तान्या एक नौकर से विवाह करेगी, दूसरा है तान्या एक नौकर से विवाह नहीं करेगी। तो इसके अंदर बेटा दोनों ही गलत है। आपका ऑप्शन कौन सा आएगा? डी। क्वेश्चन नंबर है आपका 39 के अंदर। अगला है आपका 40, इसमें दे रखा सभी आम आपके केला है। सभी आम क्या है? केला। दूसरा कह रहा है कोई केला सेब नहीं है। कोई भी केला क्या नहीं है? सेब नहीं है, ये लीजिए। और सभी सेब अनार हैं। सभी सेब क्या है? अनार है। यानी कि इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव। मैंने कहा कि जब कथन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निष्कर्ष निकलता है, जब कथन नेगेटिव है तो नेगेटिव निष्कर्ष निकलता है। कोई भी कथन पॉजिटिव कभी नेगेटिव नहीं था, नेगेटिव कभी भी पॉजिटिव, लेकिन दोनों कथन एक साथ होते तो निष्कर्ष कुछ प्रकार से निकलते हैं। पहला जो कथन है बेटा वो कह रहा है कोई आम सेब नहीं है, तो कोई भी आम क्या नहीं है? सेब नहीं है। ये पहला कथन कैसा निष्कर्ष कैसा आपका? सही है। दूसरा कुछ केला आम है, तो कुछ केला कैसे है? आम। ये भी आपका कैसा है? सही है। तीसरा देखना, कुछ अनार आम नहीं है, तो कुछ अनार यानी इतने से अनार जो सेब के संपर्क में हैं वो कभी भी क्या नहीं हो सकते? आम नहीं हो सकते। इसलिए आपका तीसरा सही है। और चौथा है कुछ केला सेब है, तो कुछ केला कभी भी सेब नहीं हो सकती। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा सही है। और ये आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर डी। इसका भी आंसर क्या है? ऑप्शन डी है। अगला जो क्वेश्चन है आपका 41, 41वां जो क्वेश्चन है, 41वें क्वेश्चन आपका अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग का है। चलिए 41वें क्वेश्चन में कह रखा बाटर, WATER, बाटर का कोड है 55। दूसरा है स्टोर, STORE, स्टोर का कोड है 1। और एक पूछ रहा आपसे बताइए फोर्स का कोड क्या होगा। ठीक है, तो पहला काम तो आप इसको क्रमांक दीजिए। W का क्रमांक कितना होता है? 23, A का 1, T का कितना होता है आपका? 20, E का 5 और R का होता है 18। इसको इसमें से घटाना था 23, क्या बचेगा? 22। इसको इसमें से घटाना क्या बचेगा? 15 और ये 18। ये सारे नंबर आप ऐड कर दोगे क्या आ जाएगा? 55। इसी तरह आपको S का क्रमांक कितना है? 19, इसका कितना है? 20, O का कितना? 15, R का कितना? 18, E का कितना? 5। इसको इसमें से घटाना था, या -1, या इसमें से घटाओगे -3, ये 5, ये -3, -1, -4 और 5 में से गए तो क्या बचा बेटा? 1। क्या बचेगा? 1। इसी तरह आपको फोर्स का निकालना है, तो F का क्रमांक कितना होता है? 6, O का कितना होता है? 15, R का 18, C का 3 और E का 5। घटा दीजिए इसमें से। ठीक है, ये माइनस, ये माइनस, यहाँ क्या बचेगा आपका? -9, यहाँ क्या बचेगा आपका? 15 और ये 5। तो 15 और 5 20, माइनस के 9 क्या आ गया? 11। ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है 42वां। 42वें क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है आपसे? सिंपल सा कह रहा है कि कक्षा में अर्जुन 13वें स्थान पर है। एक कक्षा है जिसमें अर्जुन का जो क्रमांक है वो कौन सा है? 13वां। मान लीजिए कोई कक्षा है जिसमें अर्जुन का क्रमांक कौन सा है? 13वां। ठीक है, और इसी बात को फिर से वो दोहरा रहा है कि लड़कों में अर्जुन का नंबर 5वां है। यानी कि 13 जो कक्षा है 13वें नंबर तक, यहां पर लड़का लड़की दोनों दे रखे। लड़कों में अर्जुन का क्रमांक 5वां है। इसका मतलब ये समझ में आया कि इसके अंदर बॉयज कितने हैं भैया? 5। तो गर्ल्स कितनी? 8। यानी गर्ल्स कितनी होगी हमारे पास? 8। 8 5 13 हो गए, क्योंकि कक्षा में या लड़का लड़की दोनों ही होते हैं, तो दोनों का क्रमांक कितना हो गया? 13। दूसरा इसने आगे कहा है कि उसी कक्षा के अंदर शीतल का क्रमांक है आपका 24वां, और लड़कियों में उसका है कौन सा? 12वां।
तो लड़की तो होगी यहां पर कितनी 12 और 24, यानी कि 12 ही आपके क्या हो गए लड़के, ठीक है ना। दोनों का क्रमांक दे रखा है। अब ये समझना कि 13 तक, 13 से पहले मेरे पास लड़के कितने हैं भैया 5, और टोटल लड़के उस कक्षा में कितने होंगे 12, तो 5 13 से पहले 5 हैं, तो बचे कितने मेरे पास 7, यानी लड़के कितने आ गए मेरे पास 7 अनुपात में। इसी तरह यहां तक मेरे पास लड़की कितनी हो गई 12, जिसमें से 8 ये चले गई, तो कितने बचे आपके पास, सॉरी इसका क्रमांक कितना 9, तो ये तो लड़की तो हो गई 9 और 8 ये चले, कितना बचे 12 में से 8 9 गए, कितने बचे 3, यानी इन दोनों का अनुपात कितना आ गया 7:3, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका विलुप्त संख्या। विलुप्त संख्या का लॉजिक क्या चल रहा है ये भी आपको समझा देता हूं। देखिए कुछ इस प्रकार से है 7 8 3 और यह 29, दूसरा है आपका 4 7 3 और 19, तीसरा जो क्वेश्चन है सॉरी इसी के अंदर है क्वेश्चन मार्क और यह आपका 31। इसी प्रकार से श्रृंखला बनी हुई है आपकी, विलुप्त पद ज्ञात करना है। इनके बीच का लॉजिक क्या है, देखिए इन दोनों को मल्टीपल कीजिए, कितना आएगा 21, और इस नंबर में से इसको घटा दीजिए, तो 29 में से 8 गए तो कितने बचे 21, यानी दोनों का सम कितना आ रहा है 21। इसी तरह आप इसको मल्टीपल कीजिए, 4 × 3 कितने हो गए 12, और 19 में से 7 गए तो कितने आ गए 12। इसी तरह आप यहां पर एक नंबर लाओगे तो कौन सा नंबर आएगा 5 × 5 कितना आ गया 25, और 31 में से 6 गए तो क्या बचा 25, यानी यहां कौन सा अंक आना चाहिए 5 आना चाहिए, ठीक है जी। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है 44। चलिए, प्रमोद ने जुलाई में मद्रास की यात्रा करने के लिए मई में रेलवे आरक्षण कराने का फैसला लिया। क्यों लिया भाई, एक कथन दे रखा है, उसकी 3 पूर्व धारणा दे रखी है। पूर्व धारणा का मतलब पूर्व माने पहले, धारणा माने विचार होता है। रेलवे 2 महीने पहले आरक्षण जारी करता है, पहला है। दूसरा कह रहा है मद्रास के लिए 1 से अधिक ट्रेनें हैं। तीसरा कह रहा है वांछित वर्ग से सीट रिक्त होंगे। तो ध्यान देना कि अगर वो मद्रास के लिए जब यात्रा करेगा तो जुलाई महीने में जब वो यात्रा करेगा तो आरक्षण कब करवा रहा है, रिजर्वेशन कब करवा रहा है, वो मई माह के अंदर करवा रहा है। इसका मतलब ये तो तय हो चुका है कि वहां पर आरक्षण 2 महीने पहले आपको करवाने ही होंगे। दूसरा, मद्रास के लिए जाए या ना जाए इसकी कोई गारंटी नहीं, हमारे पास इसका कोई पर्याप्त इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए इसमें क्या करोगे आप, ऑप्शन बी क्या आएगा, केवल क्या सही है, इसका फर्स्ट सही है। चलो अगला क्वेश्चन आपका सिटिंग अरेंजमेंट का। इसमें दे रखा है कि एक वर्गाकार मेज है। कैसी मेज है भाई, वर्गाकार मेज। चलो इस वर्गाकार मेज में 8 व्यक्ति बैठे हैं। 8 व्यक्ति किस प्रकार से बैठे हैं, कुछ तो बैठे हैं आपके शीर्षों पर और कुछ बैठे हैं टेबल के मध्य में। जो मध्य में बैठता है वो केंद्र के विपरीत देखेंगे, ठीक है ना, केंद्र के विपरीत देखते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि डी ए के दाएं तीसरा है, डी ए के दाएं तीसरा है और ए का मुख केंद्र की ओर है, यानी ए को उस स्थान में बैठाइए जहां उसका मुख केंद्र की तरफ होना चाहिए। तो मान लीजिए मैं ए को यहां बैठाता हूं, ए जब यहां बैठेगा तो बेटा इस लेफ्ट होता है, इसका राइट। इसके दाईं तरफ तीसरे स्थान पर डी बैठेगा तो इसका दाएं इधर नहीं करता, 1 2 3, डी कहां गया आपका, यहां पर आ गया है, ठीक है ना। आगे चलिए, एच ए या डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी एच कभी भी ए या डी के पास नहीं बैठेगा। एच कहां नहीं बैठेगा, यहां नहीं बैठ सकता, यहां नहीं बैठेगा, यहां नहीं बैठेगा और यहां पर भी नहीं बैठेगा। यानी क्वेश्चन मना कर रहा है कि ए जो एच जो है वो ए के और डी के पास नहीं बैठना चाहिए, तो आप इसको यहां से हटा लीजिए। अब मेरे पास बैठाने का स्थान कौन सा बचा, या तो ये और या फिर ये वाला स्थान। इन दोनों में से किसी पर एच को बैठाया जा सकता है, ठीक है ना। आगे जो कह रहा है वो आपसे कह रहा है ई सी के दाएं तीसरा है, ई सी के दाईं तरफ तीसरा है। अब सी को ऐसे स्थान पर बैठाइए जहां से दाईं ओर लगना चाहिए तीसरे स्थान पर। तो मान लीजिए सी यदि आपने यहां बैठाया, सी यदि सी यहां बैठेगा और आगे और एक लाइन कहा सी मेज के मध्य में नहीं बैठेगा, यानी मध्य में कहां, इस पर नहीं बैठेगा, इस पर नहीं बैठेगा, इस पर नहीं बैठेगा और इस पर नहीं बैठेगा। तो सी कहां बैठेगा, या तो यहां बैठ या कहां बैठेगा, यहां पर। तो सी मान लीजिए आपने यहां बैठा दिया, तो यदि सी यहां बैठता है तो इसके दाईं तरफ तीसरे स्थान पर ई बैठेगा। सी यहां बैठेगा तो सी का राइट या लेफ्ट। तो 1 2 3, ई कहां गया आपका, यहां पर। एच यहां भी बैठ सकता है और यहां पर बैठ सकता है।
आगे आपसे कह रहा है कि सी के मध्य बैठता है ई या एच का पड़ोसी नहीं है, यानी सी जो है वो किसका पड़ोसी नहीं है, एच का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब एच आप यहां नहीं बिठा सकते, तो अब एच के लिए एक ही स्थान बचा आपके पास, सी जो यहां है, ठीक है। आगे जो कह रहा है ए और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, ए और एफ के बीच में, भाई ए तो ये बैठा, यहां ऑलरेडी एच बैठ चुका है, तो अब एफ को बैठाने का कौन सा स्थान बचा, ये वाला आपका एफ बैठ चुका है। इसके अलावा वो कह रहा है आपसे बी एफ का पड़ोसी नहीं है, यानी बी जो है वो यहां बैठेगा नहीं, पड़ोसी नहीं है, तो एक स्थान आपका ये बचा, तो बी कहां बैठेगा, यहां पर। अब कोई एक व्यक्ति बच गया है आपका, वो है जी, जी बैठ गया, ये लो सारी बैठक व्यवस्था हो चुकी है। क्वेश्चन कह रहा है एफ के बाएं चौथे स्थान पर कौन है, तो एफ ये बेटा, एफ आपका कॉर्नर है, इसलिए इसका ये राइट और इसका लेफ्ट। बाएं चौथे स्थान पर 1 2 3 4 कौन आ गया, एच, यही आपका आंसर था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो दी गई आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या आपको निकालनी है, और ये मैं कई बार करा चुका हूं। चलिए देखना एक बार। अब आप ओनली इस छोटे से बॉक्स को देखिए, इसमें कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का दुगुना कितना हो गया, 16। इसका मतलब इस बॉक्स के अंदर 16 त्रिभुज हैं, कितने हैं, 16। अब हम इसको जोड़ते हैं, 16 के बाद देखो बेटा, एक तो ये रहा 17, एक ये रहा 18, एक ये रहा 19, एक ये रहा 20। इसके बाद जुड़ने के बाद 20 के बाद 1 21, एक ये रहा 22, एक ये रहा 23, और एक आपका ये वाला 24, और एक आपका 25, एक आपका ये बड़े वाला 26, एक आपका ये 27, और एक आपका ये पूरा, तो कितने आगे टोटल 28, ठीक है ना। अगला है आपका 47, किसी विशेष उत्पाद की बिक्री कंपनी के लिए बहुत चिंता का विषय है। एक प्रॉब्लम है, उसकी कार्रवाई आपको करनी है। प्रॉब्लम क्या है कि कोई उत्पाद है जिसकी बिक्री के लिए कंपनी को बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, तो आप उसके उत्पाद पे क्या कार्रवाई करोगे, वो उत्पाद आपका पूरी तरीके से काम करे। तो पहले कार्रवाई क्या है, किसी कंपनी को बाजार में प्रतिद्वंदी उत्पाद का उचित अध्ययन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। यदि कोई उत्पाद मार्केट में चलता है तो उसका जो प्रतिद्वंदी है, जो भी प्रोडक्ट चल रहा है, पहले उसका आप ये एनालाइज कर लें कि ये प्रोडक्ट मार्केट में चल क्यों रहा है, इसमें क्या खामियां हैं, क्या इसके अंदर कमी, जो कमी उसको हम दूर कर दें। तो किसी प्रोडक्ट को चलाने के लिए पहले हम उसकी खामियां दूर करेंगे, तो पहला कार्रवाई आपकी बिल्कुल राइट है। दूसरा है उत्पाद की कीमत को कम होनी चाहिए और गुणवत्ता में सुधार। यदि बेटा उत्पाद की कीमत में कम कर दी तो गुणवत्ता में सुधार पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए सेकंड आपका रॉन्ग है। तो कौन सा सही है इसका, ओनली फर्स्ट सही है। 47 में आपका पहली कार्रवाई सही है, कौन सी सही है, फर्स्ट। और फर्स्ट आपकी जो दे रखी है वो है ऑप्शन ए के अंदर, किस में दे रखी है, ऑप्शन ए में। अगला है आपका 48वां, 40 खिलाड़ियों के समूह में कुछ क्रिकेट खेलते हैं, कुछ फुटबॉल खेलते हैं और कुछ दोनों खेल खेलते हैं। 30 क्रिकेट खेलते हैं, 20 दोनों खेलते हैं। इसमें सीधा सीधा टोटल 40 व्यक्ति हैं बेटा, कितने हैं, 40। तो इसका वेन आरेख कैसा बनेगा, इस प्रकार से कुछ बनेगा, ठीक है। तो ये 20, ये 10 और ये 10, ठीक है। ये आपका ऑप्शन आ रहा है सी के अंदर। अगला है आपका 49, फिल्म के दो कलाकार, उनमें से एक दूसरे के पुत्र का पिता है, तो बताइए उन दोनों के बीच में क्या संबंध है। मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं, कलाकार हैं, कलाकार का भी कोई जेंडर क्लियर नहीं है कि फिल्म के दो कलाकार, एक और एक है दूसरा, ठीक है। फिल्म के दो कलाकार एक दूसरे के पुत्र का पिता है। मान लीजिए ये दो कलाकार हैं, इनमें से एक दूसरे के पुत्र का, तो इसके पुत्र का, तो मान लीजिए इसका पुत्र हम ये लिया है और इसके पुत्र का पिता यदि ये बनता है तो ये कौन बन गई, पत्नी। तो बताइए उन दोनों कलाकारों के बीच संबंध कौन सा है, तो संबंध आएगा पति और पत्नी का, पति और पत्नी का, ठीक है ना। तो दोनों के बीच का संबंध है पति और पत्नी का। और एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए। मोहित उत्तर दिशा में 5 मीटर चला, भाई 5 मीटर चला, ठीक है, ये लेफ्ट ये राइट। उसके बाद अपने दाईं ओर मुड़कर कितना चला, 8। उसके बाद अपने बाएं मुड़ा, कितना चला, 4। उसके बाद दाएं मुड़ा, कितना चला, 5। ये पहुंच गए यहां पर। तब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, आपको ये दूरी निकालनी थी। तो बेटा ये कितनी थी हमारे पास, 4, तो ये कितनी आ गई, 4। ये कितनी, 8, तो ये भी कितनी होगी, 8। तो टोटल कितनी होगी, 8 5 13, और ये कितनी हो गई,
9। हमें इसका कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने का सीधा सीधा आपको लॉजिक दिया था कि जब भी आप कर्ण निकालोगे तो ये निकाला जाता है लंब का स्क्वायर प्लस क्या होगा, आधार का स्क्वायर। लंब कितना है हमारे पास 9 और आधार कितना है 13। 9 का होता है 81 और 13 का होता है आपका 169, ठीक है ना। ये टोटल आपने जोड़े होंगे कितना आ गया 250, वो भी अंडर रूट में। लेकिन 250 किसी संख्या का वर्गमूल नहीं होता है। यदि ये वर्गमूल नहीं है तो इसका आंसर कैसे निकाला जाता है, सिंपल सी मैं आपको चीज बता देता हूं कि जब भी किसी संख्या का परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकलता है तो इस प्रकार से निकालते हैं x प्लस माइनस वाई बराबर अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 2 रूट एक्स। यानी 250 का आप ऐसा नंबर मान लीजिए, इसके 2 फैक्टर कर लेते हैं, ये हो गया बेटा 225 प्लस 25 आ जाएगा आपका 250, ठीक है। इसको आप x मान लो, इसको क्या मान लो y, तो ये तो आपका 225 ऐसी संख्या है तो यहां लगाओ 225 को अंडर रूट प्लस y का मान कितना है 25, ये आ गया 2/225। 15 का वर्गमूल 15 का वर्ग 225, ये 25, ये 2 और बटे ये आ गया 15, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, आप इसको काट रहे हो, इसका आंसर बन जाएगा 15.83 मीटर। आप इसको काटोगे इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके धन्यवाद सर। देखो अगला क्वेश्चन है 51 नंबर का। 51वां क्वेश्चन है, उपरोक्त में से किस राष्ट्रपति को भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला? जाकिर हुसैन, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को भारत रत्न नहीं मिला। ये ऐसी राष्ट्रपति नहीं है जिनको भारत रत्न नहीं मिला है। अगला 52वां क्वेश्चन है, किसका उपयोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में नहीं किया जाता? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में नहीं किया जाता। बालों का किया जाता है कि बालों की कोशिकाओं में केंद्रक होता है, कोशिकाएं जो प्राप्त करेंगे उनमें केंद्रक होगा, और केंद्रक में क्या होगा? डीएनए होगा। केंद्रक में क्या होगा? डीएनए, इसलिए डीएनए का इस्तेमाल होता है। अंगुलियों के निशान, बिल्कुल पसीने के साथ कोशिकाएं जाती हैं तो उनमें केंद्रक होगा, वही डीएनए होगा। इसका मतलब इसका भी किया जा सकता है। रक्त का किया जा सकता है कि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है, तो यदि रक्त से वो सैंपल उठाया जाए तो किया जा सकता है। आरबीसी का नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप लोग पढ़ते हो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, और केंद्रक नहीं होगा तो डीएनए नहीं होगा, इसलिए आरबीसी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसका 52 का डी ऑप्शन सही हो गया। 53वां क्वेश्चन, निम्न पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। वातावरण में उपयुक्त में से किसकी या किन की अधिकता होने से अम्लीय वर्षा होती है? तो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार जो मेन अम्ल है वो क्या है? H2SO4 है, और दूसरा अम्ल क्या है? HNO3 है आपकी। SO2 जल के साथ क्रिया करेगा, H2SO4 बनाएगा, NO2 जल के साथ क्रिया करेगा, HNO3 बना लेगा। मतलब 2 और 4 सही होंगे, तो 2 और 4 किस में दे रखे हैं? बी में। तो 53 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया मित्रों। 54वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश का सर्वाधिक कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग है। देश का सर्वाधिक कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री ज्योति बसु है। देश का सबसे कम कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल है। देश की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सन्नो देवी है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन छांटना है इनमें से। तो देखो, देश का सर्वाधिक कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग है, बिल्कुल सही है। देश की सर्वाधिक कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री ज्योति बसु है। ज्योति बसु सेकंड है। ज्योति बसु कौन है? सेकंड है। फर्स्ट पवन कुमार चामलिंग हो गया है अब। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन गलत है। देश का सबसे कम कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल है, बिल्कुल सही है। देश की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सन्नो देवी है, बिल्कुल सही है। तो जिनमें दूसरे नंबर का है उसको काट दीजिए। तो पहले में दूसरे का है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तीसरे में देखो, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है, तो सी आंसर होगा 94 नंबर का। 55वां देखें, कंप्यूटर के विकास में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो कंप्यूटर के विकास में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? हरमान
हेलेरिथ, बी है चार्ल्स बेबेज, सी है बेल्स मास्कल और डी है बान न्यूमन। तो किसका है सर्वाधिक योगदान? बान न्यूमन का है। अगला क्वेश्चन 56वां, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर, ह्यूमनवेयर। तो क्या कहलाती है? हार्डवेयर कहलाती है मित्रों। तो 56 का बी आंसर सही है। 57वां क्वेश्चन, आईसी पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन, निकेल, आयरन, कॉपर। तो किसकी होती है? सिलिकॉन की होती है। तो 57 में ए ऑप्शन सही है। 58वां देखें, चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है? आयरन ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम पेरा ऑक्साइड। तो किसकी होगी? चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की होगी। तो 58वें का सही आंसर ए है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? बाइट, बिट, मीटर, एमएम। तो किस में मापी जाती है मित्रों? बिट में मापी जाती है। तो बी ऑप्शन होगा 59 का। 60वां, 17वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र का सांसद कौन है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपको शफीकुर रहमान, दूसरा दिया है चंद्राणी मुर्मू, तीसरा दिया है वीरेंद्र कुमार, चौथा दिया है ओम बिरला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा चंद्राणी मुर्मू। मात्र 27 साल की हैं। 61वां क्वेश्चन, पंडित लच्छू महाराज जिनका हाल ही में देहावसान हुआ है किस विद्या से जुड़े हुए थे? बांसुरी, तबला, कथक और भरतनाट्य। तो किससे जुड़े हुए थे? तबला से जुड़े हुए थे। पंडित लच्छू राम किससे जुड़े हुए थे? तबला से जुड़े हुए थे। ईलाबेन भट्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? 62वां क्वेश्चन है, ईलाबेन भट्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये कौन थी? सामाजिक कार्यकर्ता थी मित्रों, एक शिक्षाविद भी थी। लेकिन इसमें केवल ऑप्शन क्या दिया होगा? सामाजिक कार्यकर्ता, उद्योगपति, अभिनेत्री और फिल्म प्रोड्यूसर। तो इसका सही आंसर होगा 62 में का ए, सामाजिक कार्यकर्ता। 63वां क्वेश्चन, स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है हृदय की धड़कन सुनने, मस्तिष्क की गति मापने, सी में दे रखा है शरीर के आंतरिक अंगों की संरचना देखने, डी में दे रखा है शरीर के आंतरिक अंगों की ध्वनि सुनने के लिए। तो स्टेथोस्कोप से क्या किया जाता है? आंतरिक अंगों की ध्वनि सुनी जाती है मित्रों। क्या सुनी जाती है? आंतरिक अंगों की ध्वनि सुनी जाती है स्टेथोस्कोप से। अकेले हृदय ही नहीं है, स्टेथोस्कोप से आंतरिक अंगों की ध्वनि भी सुनी जाती है मित्रों। तो 63 का डी ऑप्शन हो गया। 64वां क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? कर्णम मल्लेश्वरी, राजवर्धन सिंह राठौर, अचंत शरद कमल और विश्वनाथ आनंद। तो मेजर ध्यानचंद 2022 किसको प्रदान किया गया है? अचंत शरद कमल को। तो 64वें का आंसर हो गया सी। 65वां क्वेश्चन, धूप के चश्मों की लेंस क्षमता होती है तो कितनी होती है मित्रों? शून्य होती है। इसलिए तो धूप के चश्मे किसी का कोई भी लगा सकता है, क्योंकि लेंस क्षमता क्या होती है इसकी? शून्य होती है। तो 65 का आंसर ए हो गया, शून्य। 66वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देश भर में दूसरा स्थान किसको प्राप्त हुआ है मित्रों? करौली को हुआ है। तो 66 का सही आंसर है सी। 66वें नंबर का सही आंसर सी है, करौली। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? 67वां नंबर का क्वेश्चन, उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 28 हो गई है, बिल्कुल सही है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम 34 जज नियुक्त हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ उपराष्ट्रपति दिलाता है, नहीं दिलाता, उपराष्ट्रपति नहीं दिलाता है जज को शपथ। तो डी ऑप्शन गलत है, 67 में का डी ऑप्शन गलत है। 68वां, 16 नवंबर 2022 को घोषित राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का वर्ष 2022 का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान से किसे पुरस्कृत किया गया? तो इसका 68वें नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपकी बी, ईला अरुण को किया गया। किसको किया गया है? ईला अरुण को किया गया मित्रों। 69वें नंबर का क्वेश्चन, 17 दिसंबर 2022 को एमएसएमई दिवस के अवसर पर उद्योग मंत्री द्वारा वर्ष 2020-21 का हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? तो मित्रों 69वें का आंसर है सी, बाबूलाल मरोटिया और रामस्वरूप शर्मा को प्रदान किया गया है। आपके पास पेपर रखा हुआ है, उस पेपर से मैच करते चलें। तो 69 का क्या है? सी है, बाबूलाल मराठिया और रामस्वरूप शर्मा। 70
11 से 13 मार्च 2023 में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा मित्रों? जोधपुर में। तो 70 का ऑप्शन हो गया बी, जोधपुर। 71, 16 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के किस स्थान पर बनाई जा रही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है? तो कहां पर किया है? देहमी कला। देहमी कला कहां है? जयपुर में है आपकी। तो 71वें का ऑप्शन क्या हो गया? ए हो गया मित्रों, देहमी कला जो जयपुर में है आपके। 72वां क्वेश्चन देखें, दिल्ली बम्बई औद्योगिक कॉरिडोर DMIC परियोजना के लिए आर्थिक सहायता जापान द्वारा प्रदान की जा रही है। यह औद्योगिक कॉरिडोर राजस्थान के कुल कितने जिलों से गुजरता है? तो मित्रों 13 जिलों से गुजरता है। तो 72वें का आंसर हो गया डी, 13 जिले। 73वां क्वेश्चन, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पाए जाने वाले सर्वाधिक पशुओं का सही क्रम है। मित्रों आप अपने पेपर को देखिए और पेपर में 73वें में सी जो ऑप्शन दे रखा है वो सही होगा। बकरी, फिर गाय, फिर भैंस, फिर भेड़ आपके। तो 73वें का सी हो गया। 74वां क्वेश्चन, 25 अगस्त 2022 को राजस्थान के किन किलों को बेस्ट डेजिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलिंग अवार्ड से नवाजा गया है? तो मित्रों 74वें का ऑप्शन है सी, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ दुर्ग दोनों को नवाजा गया है इससे। 75वां क्वेश्चन जो जीके का लास्ट क्वेश्चन है मित्रों, हाल ही में 15 नवंबर 2022 को पैसा एक्ट पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम 1996 किस राज्य में लागू किया गया? तो 75वें का ऑप्शन है बी, MP में किया गया मित्रों। किस में किया गया? MP में किया गया। मित्रों 76वें क्वेश्चन से आगे इंग्लिश के क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले सर सॉल्यूशन कराएंगे। मैं फिरोज जी को बुलाता हूँ, फिरोज जी इंग्लिश का सॉल्यूशन कराएंगे। धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने एग्ज़ाम दी और कंडक्ट कराने वालों का जिन्होंने ये एग्ज़ाम सफलतापूर्वक कराई। दोस्तों अब हम इंग्लिश के क्वेश्चन करते हैं। 76 से लेकर के 85 तक इंग्लिश के क्वेश्चन है, जिसमें से 76 में जो क्वेश्चन दिया गया है इसको देखिए आप लोग। इसमें दे रखा है आई रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन, फिर आपको ब्लैंक स्पेस दे रखा है लीव ऑलरेडी। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा फर्स्ट। और फर्स्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि पहली जो क्लोज थी, पहला जो उपवाक्य था उसमें B2 दे रखी है, रीच्ड। क्या दे रखी है? रीच्ड, यानी B2 दे रखी है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जब वर्ब की सेकंड फॉर्म यदि पहली क्लोज में है तो ये समझ लीजिए पास्ट में गई, तो दूसरी भी पास्ट में ही आनी है। सिंपल सा सॉल्यूशन है। तो इसमें हैज़ लीविंग नहीं रहेगा, हैज़ बीन लेफ्ट भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ही प्रेजेंट की है। वॉज लेफ्ट और हैड लेफ्ट में तो अपन को एक लगाना था, तो सही जो है हैड लेफ्ट है इसमें। अगला जो क्वेश्चन है वो है 77। इसमें देखिए दोस्तों क्वेश्चन जो है 77 में डायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है आपसे। ये जो दे रखी है आपको इनडायरेक्ट स्पीच में दे रखा है, यानी इनडायरेक्ट में दे रखा है अपन को उसको डायरेक्ट लाना है। तो देखिए यहाँ है ही सेड दैट ही हैड मेट दैट मैन 2 days बिफोर। इसका जो सही आंसर है वो है ए, क्योंकि जो सेड है इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का अपन ने सेड रख दिया, ही की जगह ही है। कनेक्टिव देख रहे हैं अपन दैट, कब? जब असर्टिव सेंटेंस होता है तो उसमें कनेक्टिव दैट लगाते हैं, तो अपन ने कनेक्टिव दैट लगा लिया। अब आई जो रहा, आई और वी ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। तो यहाँ पर ही जो है क्या है? थर्ड पर्सन। तो ये आई जो है थर्ड पर्सन अपन को ही में करना पड़ेगा, तो ही कर लिया। अपन देख रहे हैं मैट, मीट फर्स्ट होती है तो उसकी सेकंड होती है मैट। जब भी पास्ट सिंपल आता है किसमें? रिपोर्टिंग स्पीच में, तो उसको चेंज करते हैं अपन पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पर करना पड़ेगा अपन को हैड प्लस बी थर्ड, तो हैड मैट हो गया। फिर दिस को करना पड़ता है अपन को दैट, और फिर आगो को करना पड़ता है बिफोर में, तो एगो अपन ने बिफोर कर लिया, तो इसका आंसर रहेगा ए सही। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है 78। समवन गैव हर बुलडॉग ट्रांसफॉर्म इनटू पैसिव वॉइस। इसको पैसिव में बनाना था। तो देखिए इसमें गैव के बाद डबल ऑब्जेक्ट आई है, तो जब भी डबल ऑब्जेक्ट आती है तो हम क्या करते हैं, अधिकतर जो बुक्स ऑक्सफोर्ड की जो बता रही है वो ये बता रही है कि आप जब भी डबल ऑब्जेक्ट आएगी तो उसके अंदर देखेंगे सजीव और निर्जीव। अगर सजीव है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी और निर्जीव है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। तो ऐसी कंडीशन हमें क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ज़्यादा पैसिव बनवाए जाते हैं और वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ज़्यादा पैसिव बनाए जाते हैं। तो इसमें हमने क्या करा, ये बुलडॉग जो है इसको आगे लेकर के आए। अपन देख रहे हैं यहाँ पर
इसमें क्या दे रखा था, वॉज दे रखा है, तो वॉज की जगह अपन ने वॉज कर लिया, वॉज की जगह वॉज कर लिया। अब इसमें देखिए गिवन क्या दे रखा है, गिवन, तो गिवन क्यों करा अपन ने, क्योंकि गैप थी तो गैप को थर्ड करना पड़ेगा, तो इसलिए इसका आंसर जो रहेगा अपना बी रहेगा इसका सही। और जब भी अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाते हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के सामने टू प्रेपोजिशन लगाया जाता है या फोर लगाया जाता है, बाय लगाया जाता है। ये कंडीशन जो है वर्ब के साथ में फिक्स होती है, जैसे गिव, सेंड और टीच ये फिक्स रहती है, इनके साथ में बी टू चलती है। आगे देखिए 79, अपना 79 जो क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी जो नीचे दिए गए वाक्य हैं इसके अंदर अपन को एरर गलती छाटनी थी, वाक्य शुद्धि। आई एम वर्किंग ऑन दिस जॉब सिंस लास्ट मंडे, यहाँ पर सिंस दे रखा है, सिंस और फोर के बाद यदि कोई टाइम दे रखा होता है तो वो या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आता है। तो यहाँ पर आई एम वर्किंग नहीं होगा, आई हैव बीन वर्किंग रहेगा, तो इसका सही आंसर जो है वो ए रहेगा। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 80, इम्प्रूव इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी जो सेंटेंस दिया गया है इसके अंदर आपको सुधार करना है। इसमें है ही गैव मी टू इन्फॉर्मेशन दैट डे, उसने मुझे 2 सलाह दी, तो इसमें जो है इन्फॉर्मेशन जो वर्ड है, इन्फॉर्मेशन जो आपका वर्ड है नॉन काउंटेबल है, इससे पहले टू नहीं आ सकता, तो इसमें गलती ये थी टू नहीं लगा सकते अपन, टू की जगह अपन को कोई पार्टिटिव नाउन लगा करके ही इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो ए पीस ऑफ या 2 पीस ऑफ, 3 पीस ऑफ, इस तरीके से लगाए जाते हैं, तो इसमें आंसर सही रहेगा बी, 2 पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। फिर आगे देखिए अपन 81, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेपोजिशन, आपको करेक्ट प्रेपोजिशन से क्या करना था, खालिस्तान बनना था। तो इसमें दे रखा है मिस्टेक, मिस्टेक से पहले जो है फिक्स चलता है, बाई मिस्टेक, बाई चांस, अधिकतर जो फ्रेज है फिक्स चलती है, तो इसमें पहले में वाई ले लेंगे अपन। आई ओपन सिलेविया लेटर्स इंस्टीड, इंस्टीड के साथ में जो है आपका ऑफ आता है, इंस्टीड ऑफ, फिर फिक्स चलता है इंस्टीड ऑफ के साथ में, फिर माई ऑन, सी वॉज एंग्री, सी वॉज एंग्री, जो एंग्री वर्ड होता है इसके साथ में विद चलता है, तो यहाँ पर विद लेंगे, सी वॉज वेरी एंग्री, तो विद आ गया इसमें। फिर है मी एंड सेड दैट आई वुड डन, इसके बाद ये ब्लैंक स्पेस नहीं है जो आप लोगों को कटवाया था अपन ने क्लास में ही, इसके बाद जो है इट के बाद ऑन पर्पस आएगा, तो इसमें आंसर जो है 81 में रहेगा सही सी। अब बात करते हैं अपन 82 की, फिल इन दी ब्लैंक्स करेक्ट डिटरमिनर्स, आपको सही डिटरमिनर्स को भरना है। क्वेश्चन नंबर 82 है, इसमें हियर इज नो क्वेश्चन, जब भी सेंटेंस नेगेटिव होता है तो उसमें एनी आता है, पॉजिटिव में सम आता है, और देखिए अपन चेंज जो है सिंगुलर है तो इसके बाद मैनी तो आ नहीं सकता, मोस्ट सुपरलेटिव के लिए लेते हैं अपन, तो मैनी और मोस्ट तो गया इसमें से, अब बचता है सम और एनी, तो सम पॉजिटिव में रहता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो सही रहेगा इसमें एनी। आगे जो है 83, द इंग्लिश स्पीक, द इंग्लिश जो अंग्रेज होते हैं, या इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी नहीं है, अंग्रेज लोगों के लिए आया है, तो द इंग्लिश पीपल, इसमें जो पीपल वर्ड है वो अंडरस्टूड करा है, छुपाया गया है, तो अंग्रेज जो लोग होते हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं। तो इसमें जो इंग्लिश वर्ड है ये एक लैंग्वेज है, भाषा है, भाषा से पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा डी, जीरो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल इसका आंसर सही रहेगा। आगे जो है देखिए अपन 84 क्वेश्चन में देखें, हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, ऐसी हैंड राइटिंग जिसको अपन पढ़ नहीं सकते, इसको पढ़ना इम्पॉसिबल हो, तो वो कहलाता है इलिजिबल, इलिजिबल कहलाता है, जो पढ़ने में क्या हो, अस्पष्ट हो, तो अस्पष्ट कहते हैं, ऑप्शन रहेगा सही इसका डी, इलिजिबल। आगे है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड्स, तो आपको जो वर्ड दिया गया है उसका करेक्ट एंटोनिम चुनना है। तो 85 में देखिए आप विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब होता है विजय या जीत, अब इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सही डिफीट, हार जाना, विक्ट्री यानी जीतना, तो हारना डिफीट रहेगा। तो ये हो गए 85 क्वेश्चन। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के हैं, तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो है हमारे मैथ के सर BN आर्या जी कराएंगे, तो हम उनका स्वागत करते हैं कि वो आइए और बच्चों को क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएं। थैंक यू। सभी दोस्तों का दर्पण कंप्यूटर क्लासेज के YouTube चैनल पर स्वागत है। अभी नहीं, पहले स्वागत बाद में बोलिए, काट कर देंगे थोड़ी सी, निकालो। मैं आपको मैथमेटिक्स के जो अपने टेस्ट पेपर में क्वेश्चंस आए थे उनका सॉल्यूशन बताऊंगा। देखिए अपन चलते हैं क्वेश्चंस नंबर 86 से। अपने क्वेश्चंस का जो क्रमांक था वो था 86 से
100 नंबर तक। तो देखिए अपने अपने पेपर में जो क्वेश्चंस है उनको निकाल करके आप क्वेश्चंस मैच करते जाइए और उसका सॉल्यूशन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 86 नंबर का, 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है तो प्रति गेंद का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपको बताया गया है क्वेश्चन नंबर 86 में कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचा गया। कितने रुपए में बेचा गया? 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर क्या होती है? हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। तो दोस्तों देखिए, तो मतलब इसका जो लागत मूल्य है वो 17 में से 5 गया तो कितनी गेंदों का है? 12 गेंदों का लागत मूल्य किसके बराबर है? 720 के बराबर है। तो एक गेंद का जो लागत मूल्य निकलेगा वो निकलेगा वार्षिकी 72, मतलब 60 रुपये। कितना निकलेगा? 60 रुपये। तो अपना क्वेश्चन नंबर 86 का जो आंसर होगा वो होगा 60 रुपये। दूसरा क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट वाला 87 का जो आंसर है कि यदि एक व्यापारी सूची मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है तो उसे 16% का क्या होता है? नुकसान होता है। कितना होता है? नुकसान होता है। अगर वह सूची मूल्य पर 25% की छूट पर माल बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? तो दोस्तों आपको मैं इसके लिए हिंट दे देता हूं कि इसमें आपको सूची मूल्य 100 रुपये मानकर कर लेना है। कितना रुपये मानकर कर लेना है? कितने रुपये मानना है? सूची मूल्य 100 रुपये मान के कर लेना है। तो आपका जो आंसर बैठेगा तो वो बैठेगा 30% हानि होगी। इसमें कितनी होगी? 30% हानि निकल के आएगी। तो इसमें राइट ऑप्शन जो होगा अपना वो कितना होगा? सी ऑप्शन। जैसे मैंने आपको क्लास में बताया है वैसे के वैसे ही आपको यहां करना है। सूची मूल्य कितना मान लेना है? 100 रुपये। और 100 रुपये मानोगे तो मेरे दोस्तों आपको पता है वो कह रहा है 10% छूट दोगे तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 90 रुपये। और यहाँ 16 रुपये का नुकसान होगा। तो दोस्तों 16 रुपये का नुकसान किस पे होता है? हानि किस पे होती है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर 16% का हानि होगी तो आपका उसका विक्रय मूल्य कितना परसेंट होगा? 84%। आपका सूची मूल्य कितना है? अंकित मूल्य 100 रुपये, उस पर 10% छूट दोगे तो कितने में जाएगी? 90% में। और क्रय मूल्य के हिसाब से कितने में जाएगी? 84% में। तो यहां से आप क्या निकल जाएगा? क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा दोस्तों? क्रय मूल्य आ जाएगा आपका। देखिए यहां से अपन इसको काटे तो 4 से कट गया 25 बार, 4 2 8, 4 1 4, 3 से कट गया 30 बार, 3 7 है 21। तो 25 थी 75 और 7 कहाँ जाएंगे? नीचे। तो कितना आ जाएगा? 750/7 क्या आ जाएगा दोस्तों? क्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा। और आपको वो कह रहा है कि यदि 25% की छूट पे बेचे तो 25% की छूट पे बेचोगे तो आपका नया एसपी होगा 75%। कितना होगा दोस्तों? 25% की छूट पे कितना होगा? 75%। तो आपको देखा जा रहा है कि ये क्रय मूल्य की वैल्यू ज्यादा आ रही है, विक्रय मूल्य की क्या हो रही है? कम आ रही है। तो इस सौदे में क्या होगी? हानि होगी दोस्तों। क्या होगी? हानि होगी। तो हानि कैसे निकालते हैं दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। हानि प्रतिशत होता है क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य। तो यहाँ क्रय मूल्य में से आप क्या घटाओगे? विक्रय मूल्य। तो देखो दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 750 माइनस 7 जो 35 हासिल का 3, 7 7 49, 49 और 3 होते हैं 52। कितना आ गया दोस्तों? 525। अब 750 में से 525 घटाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा? 225/7। कितना आएगा? 225/7। देखिए 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 4 में से 2 गए तो 2, 7 में से 5 गया तो कितना बचा? 2। तो कितना आपकी जो हानि होगी वो हानि कितनी होगी? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य 225/7। आपको चाहिए हानि प्रतिशत। क्या चाहिए दोस्तों? हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत क्या होती है? हानि बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दोस्तों? 750/7 इंटू 100। तो मेरे दोस्तों यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको आप सोल्व करोगे तो आगे आएगा 30%। कितना निकल के आएगा दोस्तों? 30%। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आएगा वो होगा 30% हानि। और कैसे होगा? जैसे मैंने आपको ये सॉल्यूशन बताया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन से आपका 88 कितना है दोस्तों? 88 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि 100 और 22 ऐसी दो संख्या है जिनका मध्य अनुपात आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मध्य अनुपात क्या होता है? दो संख्याओं का मध्य अनुपात √xy क्या होता है? √xy। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 8। तो xy कितना हो जाएगा दोस्तों? वर्गमूल हटेगा तो इधर वर्ग लगाएगा तो कितना हो गया? 64। कितना हो गया दोस्तों? 64। और आपको क्या कहा गया है कि
इसका तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात क्या होता है मेरे भाई? तृतीय अनुपात होता है दोस्तों दूसरी संख्या का वर्ग में पहली संख्या का क्या लगा दे भाग, तो क्या जाता है तृतीय अनुपात। और तृतीय अनुपात की वैल्यू कितनी दे रखी इस क्वेश्चन में? 512। कितनी दे रखी दोस्तों? 512। तो यहां से अपन बात करें तो x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? y स्क्वायर बराबर 512 x। मेरे दोस्तों अगर यहां से x की वैल्यू अपन उठाएंगे और पुटअप करेंगे तो x की वैल्यू कितनी होगी? यहां से 64/y कितनी होगी? 64/y। यहां से रख दीजिए आप 512 इंटू 64/y। y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? y क्यूब। और मेरे दोस्तों 512 इंटू 64 क्यूब हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा? घनमूल। तो 512 का घनमूल होता है 8 और 64 का होता है 4। तो कितना आ गया? 800 चौके 32। कितना आ गया दोस्तों? 32। आपको पता होना चाहिए कि y की वैल्यू 32 आ गई तो यहाँ 32 रखोगे तो 32 से 64 कितनी बार कैंसिल हो रहा है? 2 टाइम्स। तो x की वैल्यू निकल गई कितनी आ गई? 2। तो आपका फाइनल जो आंसर होगा x y का वो होगा 2 और 32। कितना होगा? 2 और 32। तो आपका राइट आंसर निकल के आया है ऑप्शन नंबर बी। कितना निकल के आया है? ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। कितना चलते हैं दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 89। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 89 बहुत लग्जरी क्वेश्चन है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 250 रुपए की धनराशि, देखो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 250 रुपए की धनराशि कितनी 19 वर्षों में, कितने दोस्तों 19 वर्षों में 750 रुपए हो जाती है। कितनी हो जाती है दोस्तों? 750 रुपए हो जाती है। 250 रुपए की राशि 19 वर्षों में 750 रुपए हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी मेरे भाई? आपको पता होना चाहिए कि अगर धन 3 गुना हो जाए, क्या हो जाए? धन 3 गुना हो जाए। अगर धन आपका 3 गुना हो जाए मेरे दोस्त, कितना हो जाए? 3 गुना हो जाए। तो आपको बता देता हूं मैं, धन 3 गुना हो जाता है तो r इंटू टी बराबर आपका होता है 114। r इंटू टी बराबर आपको हमेशा कितना लगाना है? 114। कब? जब धन कितना हो जाए? 3 गुना। तो अगर धन आपका 2 गुना हो जाए तो r इंटू 72। तो याद रखना है आपको, अगर धन 3 गुना है तो r इंटू टी बराबर 114। तो आपको रेट निकालनी है। टाइम आपको 19 दे रखा है मेरे दोस्त। तो 114 और 19 छिकी कितने होते हैं मेरे भाई? 114 होते हैं। कितने होते हैं? 19 छिकी 114। तो आपकी रेट कितनी परसेंट निकल के आई? 6%। कितनी परसेंट निकल के आई? 6%। तो आपका इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 6%। देखिए क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में अपन चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है दोस्त मेरे कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्त तीसरे वर्ष का, कौन से वर्ष का? तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मेरे भाई आपको दिया हुआ है 120। कितना दिया हुआ मेरे भाई? 120। और आपको 5वें वर्ष का, कितने वर्ष का? 5वें वर्ष का जो CI दिया हुआ है वो दिया हुआ 3000। तो आपसे पूछा है चौथे वर्ष का। कौन से वर्ष का पूछा है? चौथे वर्ष का। और आपको पता होना चाहिए कि 3 वर्ष और 5 वर्ष के मध्य में क्या आता है? चौथा वर्ष। तो आपको ध्यान रखना है मध्य मतलब मध्य अनुपात। और मध्य अनुपात अभी बताया था √xy। तो बताओ तीसरे वर्ष का कितना दे रखा है? 120। और 5वें वर्ष का कितना दे रखा है? 3000। देख मेरे भाई भारतीय कितने होते हैं? 36। 36 का कितना? 6। 4 जीरो का वर्गमूल लेंगे तो कितना? 2 जीरो। तो आपका कितना आ गया मेरे भाई? चौथे वर्ष का CI कितना होगा? 600 रुपए। कितना होगा? 600 रुपए। तो देखिए आपका आंसर कितना आया? 600 रुपए। चलो देखते हैं 91। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 91 है दोस्त मेरे। एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। एक काम को कितना दिन में करता है? 15 दिन में करता है मेरे भाई। और B कितने दिन में करता है? 20 दिनों में करता है। देखो अगर एक काम को 15 दिन में करता है, B 20 दिन में करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये टोटल वर्क कितना हो रहा है? टोटल वर्क इसका एलसीएम का इक्वल होगा। और एलसीएम कितना आ रहा है? 15 और 20 का 60 आ रहा है मेरे भाई। कितना आ रहा है? 60। 15 का भाग 60 में दोगे कितनी बार जा रहा है? 4 बार। और 20 का दोगे कितनी बार जा रहा है? 3 बार। जो एलसीएम लेते हैं वो कुल वर्क को डिनोट करता है। और ये क्या इसकी कार्य क्षमता है। क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है कि भाई यदि वे 4 दिनों तक करते हैं, यदि काम को वो 4 दिनों तक करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा शेष बचा? तो मेरे भाई ये बताओ कि वो कह रहे 4 दिनों तक काम करते हैं दोनों मिलकर। तो बताओ एक दिन में दोनों कितने करते हैं? 4 3 7। एक दिन में कितने करते हैं? 7। तो भाई 4 दिन में कितने करेंगे? 7 चौके 28 काम। कितना काम करेंगे? 28 काम। अब शेष कितना बचा भाई? 60 में से 28 गए तो 32 काम बचा। कितने में से? 60 में से। तो इससे की बात करें तो नीचे भाग लगा दो। तो बताओ कितनी बार कैंसिल हो रहा है? 4 से कट गया ये, 4 × 32 और 4 से
से कटा 15 वाट, तो राइट आंसर कितना हुआ 8/15। कितना हुआ दोस्तों 8/15, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा 8/15। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं 92। कितना बात करते हैं 92। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें तो अपन 92 में आप अपने क्वेश्चन पेपर में देखिए 92 में एक फिगर दे रखा आपको, इसके अंदर ये आपका सेंटर पॉइंट है, इसको यहां मिला दिया गया, इस भुजा को इस सेंटर पॉइंट से मिलाया गया और इस एंगल की अपन से बात कर रहा है ये ए बी डी ई और सी, ये सेंटर पॉइंट है, इसका एंगल दे रखा 150, इसका एंगल दे रखा 51। और मेरे दोस्त आपसे पूछा है कोण CBE, मतलब आपको इस कोण की वैल्यू पूछी गई है। देखो बड़ा आसान है, आपको पता होना चाहिए टोटल एक सरल रेखा पे बना कोण 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। अब जब ये 180 डिग्री होता है 150 से 30 डिग्री होगा। अब देखो ये ट्रायंगल बन रहा है ये, लेकिन इस ट्रायंगल में आप दो भुजाएं देखो, यानी कि केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है और त्रिज्या हर जगह क्या होती है समान, मतलब इस ट्रायंगल की दोनों भुजाएं क्या होगी समान। और आपको पता होना चाहिए अगर भुजाएं समान होती है इस ट्रायंगल की तो उसके सामने वाले कोणों की वैल्यू भी क्या होती है समान, मतलब इसके सामने वाला कोण और इसके सामने वाला कोण दोनों कोण क्या होंगे ये इक्वल होंगे। जब ये 30 डिग्री है तो ये कितने होंगे 150, कितने होंगे 150 और 150 का हाफ हाफ करेंगे तो कितना आएगा 75, कितना आएगा दोस्तों 75 और टोटल काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा 180, कितना आ जाएगा 180। अब आपसे पूछा इस वाले ट्रायंगल की, तो मेरे भाई टोटल 180 होता है तो इधर 75 तो इधर कितना होगा 105 डिग्री, कितना होगा 105 डिग्री। तो तुम्हारा राइट आंसर निकल के कितना आ रहा है ऑप्शन नंबर सी 105 डिग्री। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 93 में देखते हैं दोस्तों अपन 93 में आपको बोला गया है कि √1152 मीटर वर्ग का विकर्ण है। अब मेरे भाई आपको पता होना चाहिए वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू भुजा। क्या होता है वर्ग का विकर्ण √2 इंटू भुजा। ये आपसे बात कर रहा है 1152 मीटर की, किसकी बात कर रहा है 1152 मीटर। कितना देर का विकर्ण 1152 मीटर वर्ग का और इसका मान कितना होता है √2 इंटू भुजा। अब देखिए 1152, इसको आगे सोल्व करते हैं अपन। 1152 का मतलब आप समझ सकते हो 576 इंटू 2, तो यानी कि √2 से √2 कैंसिल, तो भुजा की वैल्यू कितनी आई मेरे भाई √576 का √ लेंगे तो कितना आ गया 24, कितना आ गया दोस्तों 24, तो वर्ग की भुजा निकल के आई 24। अब आपसे कहना चाह रहा है कि पिरामिड की ऊंचाई 6 मीटर है। पिरामिड की ऊंचाई कितनी दे रखी है 6 मीटर, कितनी दे रखी है दोस्तों 6 मीटर। और आपको बताना पिरामिड का आयतन, आपको हमेशा ध्यान रखना है पिरामिड जब जब बनेगा उसमें शंकु के सूत्रों का उपयोग किया जाएगा और शंकु का आयतन जो होगा वही क्या किसका काम करेगा पिरामिड के आयतन का काम करेगा। और शंकु का आयतन देखो मैं आपको समझाता हूं, होता है 1/3 πr² इंटू h, ये शंकु का आयतन है। लेकिन अपन को चाहिए पिरामिड का आयतन। पिरामिड के आयतन में क्या होगा, पिरामिड के आयतन में क्या होगा, पिरामिड के आयतन में यहां पर ये क्या है वृत्त लग रहा है, लेकिन ये पिरामिड बन किससे रहा है वर्ग से बन रहा है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होता है आधार का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। क्या होता है मेरे दोस्त भुजा स्क्वायर। और भुजा कितनी फाइंड आउट हुई है आप तो मुझे बताइए 24, तो आपका आंसर होगा 1/3 24 गुणा 24 का स्क्वायर इंटू h कितना 6, 3 से कितनी बार कैंसिल हुआ 2 टाइम्स। 24 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 576 और 576 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1152, कितना आएगा दोस्तों 1152। तो जो आपका आयतन निकल के आया वो कितना निकल गया 1152। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 94। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। 94 आपसे कह रहा है 94 में कह रहा है a का x%। देख मेरे भाई a का x% किसके इक्वल है b के y% के इक्वल है। आपको पूछा गया है कि b का z% कितना होगा। देख मेरे भाई बहुत आसान है, b की वैल्यू निकालो यहां से, यहां पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। b का मान कैसे निकालोगे y का चला जाएगा नीचे, तो किसका मान आ गया v का, उठा के यहां रख दो ax/y गुणा z%, राइट आंसर। अब देखो यहां से आप कैसे लिख सकते हो zx/y a, ये गुणा में है, गुणा को क्या लिख सकते हैं आप इंग्लिश में ओ ए। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है बी ऑप्शन इज राइट, zx/y% ऑफ a। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन राइट होगा बी।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना 95। देखिए दोस्तों 95 क्वेश्चन की और बात करते हैं। आप बने रहिए 5 मिनट और आपके शेष क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है आपका, देखो अंडर रूट 5 प्लस 2 रूट 6 माइनस 1 अपॉन 5 प्लस 2 रूट 6। देखो दोनों ही सेम है, बस एक आपका हर के अंदर दे रखा है। तो पहले आप 5 प्लस 2 रूट 6 की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। देखो 5 प्लस 2 रूट 6 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे मैं आपको समझाता हूं। 5 प्लस 2 रूट 6 का अंडर रूट लग रहा है, इसका आप सोल्व करोगे तो हमेशा ध्यान रखना जब जब वर्गमूल के ऊपर वर्गमूल लगा हो प्लस माइनस की संख्या में, जब ही वर्गमूल तभी हट सकता है जब ये कि पूर्ण वर्ग संख्या हो। क्या हो? पूर्ण वर्ग संख्या हो। पूर्ण वर्ग संख्या को बनाने का सिर्फ एक ही जरिया है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। आपको यहाँ प्लस की जरूरत है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में इसको तोड़ना होगा। तो तोड़ोगे कैसे, ये खुद इंडिकेट करेगा। 2 आपके पास है, 6 को क्या लिख सकते हो 3 गुणा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 6। तो a की वैल्यू कितनी आई अंडर रूट 3 और b की वैल्यू कितनी आई अंडर रूट 2, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 2 कितने होते हैं 5। तो आपका राइट ऑप्शन क्या बटा, देखो इसको ऐसे करके लिखा जा सकता है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। क्यों, इसको ओपन करोगे तो वापस क्या मिलेगा 5 प्लस 2 रूट 6, तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है कैंसिल। तो आपका इसकी जो वैल्यू निकल के आई अंडर रूट 5 प्लस 2 रूट 6 की वो कितनी आएगी अंडर रूट 3 प्लस रूट 2। अब यहां पर मान पुटअप करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे अपन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस। अब देखो ये आपका हर के अंदर आएगा, लेकिन जब जब आपको हर के अंदर आएगा तो हर के अंदर अगर वर्गमूल वाली संख्या आती है तो उन्हें बोलते हैं परिमेय संख्या। ए परिमेय संख्या कभी भी हर के अंदर नहीं रहती तो उसका क्या किया जाता है परिमेयकरण। और परिमेयकरण अगर अपन करते हैं तो क्या बदलते हैं मेरे भाई, चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। और जब चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये बनेगा a प्लस बी और ये बनेगा a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 गया तो 1, मतलब इसकी पिक्चर क्या हो जाएगी समाप्त। तो इसका मान तो क्या हुआ 1। अब ऊपर क्या बचेगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। तो मेरे भाई जब जब अंडर रूट कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो आगे के चिन्ह बदल जाते हैं। तो माइनस को रूट 3 से गुणा करेंगे तो माइनस रूट 3, और माइनस को माइनस रूट 2 से गुणा करेंगे तो प्लस का रूट 2। तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, रूट 2 में रूट 2 जोड़ेंगे तो भाई आएगा मेरे 2 रूट 2। कितना आएगा दोस्तों 2 रूट 2। तो आपका इसमें राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 2 रूट 2। इस प्रकार अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए मेरे भाई, 96 में आपको दे रखा है कोस अल्फा अपॉन कोस बीटा इक्वल टू है, आपको दे रखा है साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा इक्वल टू बी, और आपको फाइंड आउट करना है साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू। देखो मेरे भाई अगर इसको अपन ब्रजगुणन करेंगे तो कोस अल्फा बराबर हो जाएगा a कोस बीटा, दोनों तरफ क्या कर दीजिए इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कोस अल्फा का कोस स्क्वायर अल्फा a स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा। देखो मेरे भाई कोस अल्फा यहाँ साइन चल रहा है तो इसको आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, a कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो यहां देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। देखो मेरे भाई यहां से अगर आप बात करें तो देखो साइन अल्फा बराबर ये गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा b साइन बीटा, कितना हो जाएगा b साइन बीटा, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा b स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। उठा करके साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू यहां पर रख दीजिए 1 माइनस b स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बराबर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। देख मेरे भाई ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, और एक इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो यहां से इसको इधर आएगा तो ये साइन स्क्वायर बीटा बाहर क्या आ जाएगा कॉमन,
तो यहाँ क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो देखो साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू चाहिए तो ये कहाँ जाएगा नीचे, तो आपका फाइनल आंसर होगा मेरे भाई ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। अगला क्वेश्चन नंबर 97। देखो 97 में आपको कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू कितनी दे रखी है, √3/2 दे रखी है मेरे भाई। कितनी दे रखी है, √3/2 दे रखी है। इसको आपको क्या करना है, x की जगह रखना है, और x की जगह रखोगे तो आपको राइट ऑप्शन मिलेगा 2/√3। कितना मिलेगा दोस्तों, 2/√3। x का मान रखना है, x का मान रख करके सोल्व करना है, आपको राइट ऑप्शन मिल जाएगा 2/√3। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 98। कितना, 98 क्या है, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। आपको फाइंड आउट करना है a18 प्लस a की पावर 36 माइनस a की पावर 48 प्लस 1 का मान निकालना है। देख मेरे भाई आपको याद होना चाहिए कि 3 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लगेगा, अंडर रूट। तो जब जब ये कंडीशन हो और आपको a प्लस 1/a बराबर √3 दे रखा हो तो हमेशा a की पावर 6 की वैल्यू -1 आएगी। कितनी आएगी, -1 आएगी। अब इसका सॉल्यूशन करोगे आप तो आपको पता होना चाहिए, इसका आगे सोल्व करोगे aq प्लस 1/bq का फॉर्मूला लगाओगे तो aq प्लस 1/bq aq आपका 0 के इक्वल आएगा। उसको सोल्व करोगे तो a की पावर 6 बराबर -1 निकलेगा। कितना निकलेगा, -1। आप यहाँ देखिए, यहाँ a की पावर 6 की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो गई है, तो आप यहाँ इसको a की पावर 6 में तोड़ दीजिए, 6 की पावर 6 प्लस 36 6 18, और यहाँ से आप लिख सकते हो 6 8 48 प्लस 1। देखो मेरे भाई इसकी जगह -1 रखोगे तो यहाँ पर -1 की पावर 6 प्लस -1 की पावर 1। और आपको पता होना चाहिए अगर माइनस के ऊपर विषम घात है तो हमेशा माइनस का चिन्ह आता है, माइनस के ऊपर सम घात है तो हमेशा प्लस का चिन्ह आता है। यहाँ भी माइनस का ऊपर सम घात है तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह। तो देखो एक माइनस का एक प्लस का, तो एक एक कितने हुए, 2। तो आपका फाइनल आंसर कितने का लगेगा, कितना आएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कितना आंसर निकलेगा इसका, 2 आंसर। तो आपके 2 क्वेश्चन शेष बचे हैं 99 और आपका बचा है एक दोस्त मेरे 100। बहुत इतना टफ पेपर नहीं है, मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का कह सकते हो, लेकिन इसको इतना टफ भी नहीं कह सकते। लेकिन देखिए फिर भी 99 क्वेश्चन दे रखा आपको। साइन थीटा इक्वल टू √1/6 √1/6 √1/6, और आपको फाइंड आउट करना है tan थीटा प्लस कोट थीटा। देखो मेरे भाई tan थीटा, इसको फाइंड आउट करना है आपको, tan थीटा प्लस कोट थीटा को। तो यहाँ आपको sin थीटा इक्वल टू ये दे रखा है। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि अगर कोई वैल्यू करनी के अंदर करनी के रूप में दे रखी है वो असीमित है। क्या है, असीमित है। अगर सीमित होगी तो उसका अलग फंडा होता है, लेकिन अगर असीमित होती है तो जो उसके आधार की वैल्यू होती है वही उसका पूरा सोल्यूशन होता है। मतलब यहाँ अगर 2 2 होता है तो उसका 2 आंसर, यहाँ 3 3 होता है तो उसका 3 आंसर। यहाँ कितना है, 1/6, तो उसका कितना आंसर होगा, 1/6 होगा। कब, जब ये करनी की वैल्यू कितने लिमिट तक चले, अनलिमिटेड। मतलब ये सीमित हो तो जो आधार की वैल्यू होती है वही उसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो sin थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 1/6। आपको पता होना चाहिए sin थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। कितना होता है, लंब बटा कर्ण। मतलब लंब आपका 1 है तो कर्ण कितना है, 6। तो यहां से आप आधार फाइंड आउट करोगे, आधार की वैल्यू क्या होती है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना, 36, 6 का वर्ग करोगे तो 36 और 1 का वर्ग करोगे तो 1, 36 में से 1 गया तो बचेगा 35। यहाँ स्क्वायर लग रहा है, अगर स्क्वायर हटाओगे तो क्या लगेगा, अंडर रूट। ये किससे आया है, आपको पता होना चाहिए। आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी आधार की वैल्यू निकलेगी √35। अब आप जानते हो कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब आपका 1 है, आधार आपका √35 है, प्लस कोट की वैल्यू क्या होती है, कोट की वैल्यू क्या होती है, आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो, लाल बटा कक्का। मतलब आधार बटा कर्ण। इसका जस्ट क्या उल्टा, tan का उल्टा क्या होता है, कोट। तो यहां देख क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। लंब कितना है, 1। इसको सोल्व कर लीजिए, बड़ा आसान है। सोल्व करोगे तो कितना, लघुत्तम आ गया √35।
अंडर रूट 35 में अंडर रूट 35 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1 प्लस 1 में अंडर रूट 35 का 1 का भाग अंडर रूट 35 में देंगे तो अंडर रूट 35 बार जाएगा, उसको अंडर रूट 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 35, 35 रे कितने होते हैं 36, नीचे कितने अंडर रूट 35। तो देखिए आपका राइट ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है 36 बटा रूट 35, और 36 बटा रूट 35 आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। कितना होगा ऑप्शन नंबर सी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 100 नंबर के क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देख मेरे भाई, आपको इसमें 3 करनी की वैल्यू दे रखी है, एक तो ये दे रखा है, एक आपको दे रखा है 4, एक दे रखा आपको ये। इसकी बाद में बात करेंगे, पहले इसका मान निकालते हैं अपन। इसका मान कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए कि इनको करनी को सोल्व कैसे किया जाता है। करनी को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि जो करनी है उनका एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम कितना आ रहा है, इसकी करनी कितनी 3, इसकी 4, इसकी कितनी 2, तो 4 3 2 का एलसीएम कितना होगा 12। कितना होगा 12। अब जिसका एलसीएम लेते हैं उसी का क्या देते हैं भाग। 3 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 के बार 4 बार। जितना बार भाग जाता है उसके आधार के ऊपर घात के रूप में लगा दीजिए। तो 12 की पावर 4, इधर देखो 4 का भाग कितनी बार जा रहा है 3 बार, तो 29 की पावर 3। इधर बताओ रूट 2 का भाग 2 करने का भाग 12 में कितनी बार जाएगा 6 बार, तो 5 की पावर 6। कितना होगा दोस्तों 5 की पावर 6। तो आपका यहां से 12 की पावर 4, 29 की पावर 3 और 5 की पावर 6। तो मुझे बताइए सबसे कम वैल्यू किसकी निकल के आएगी 5 की पावर 6 की। फिर इससे कम वैल्यू इसका अगर 12 की पावर 4 सोल्व करोगे तो सबसे इससे ज्यादा वैल्यू किसकी निकलेगी इसकी, और सबसे अधिक वैल्यू किसकी निकलेगी, क्योंकि ये क्या है 29 की पावर 3। क्या है 29 की पावर 3 है, तो इसकी सबसे ज्यादा आपकी वैल्यू निकलेगी। तो आपको याद हो तो इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 20,736, और इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 24,389, और इसकी आएगी 15,625। कितनी आएगी, तो सबसे अधिक वैल्यू किसकी आ रही है मेरे भाई इसकी, और सबसे कम वैल्यू किसकी आ रही है इसकी, और सबसे कम वैल्यू इससे अधिक वैल्यू किसकी आ रही है 12 की पावर 4 की। अब आपका क्वेश्चंस पे आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर एक के अंदर अगर बड़ी संख्या का भाग देंगे तो वैल्यू छोटी आएगी, और छोटी संख्या का भाग देंगे तो बड़ी आएगी। तो यहां पर अगर अपन छोटी संख्या का भाग देंगे तो मान क्या आएगा उसका बड़ा। तो भाई रूट 5 का मान छोटा है और इसका 1 में भाग देंगे तो इसका मान सबसे बड़ा बैठेगा। तो सबसे पहले क्या आएगा रूट 5। इससे छोटा कौन सा आएगा, इससे बड़ा मान कौन सा है 20,736। इसका भाग देंगे तो ये सब इससे छोटा मान आएगा, और लास्ट में कौन सा बचा 4 रूट 29। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन बैठेगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन बैठेगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपका राइट ऑप्शन हुआ मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार आज अपन ने मैथ के पूरे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। तो इस प्रकार आपका आज पूरा पेपर का सॉल्यूशन आपके सामने है। तो आज के इस टेस्ट का सॉल्यूशन को आप पहले पेपर उठाइए और पेपर के बाद में इन क्वेश्चनों के आंसर मैच करिए। कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया उसका सॉल्यूशन देखिए। तो इस प्रकार आज अपन अपनी वाणी को यहीं वेंड अप करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।